वेलकम डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग समझ लिए थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और उसके ऊपर बहुत सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी किया था। तो आज हम लोग समझेंगे कि जब लाइट वे एक पैरेलल ग्लास स्लैब से पास होगा तो क्या होगा, और प्रिज्म क्या होता है और उसका डेरिवेशन भी करेंगे। क्या डेरिवेशन होता है, लाइट वे कितना डेविएट करता है उसमें उसका डेरिवेशन भी करेंगे, डिराइव भी करेंगे उस फॉर्मूले को। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझते हैं जब लाइट वे ग्लास स्लैब से पास होता है तो क्या होता है। ठीक है, हम लोग का हेडिंग है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। लाइट रे किस तरह से इफेक्ट करता है ग्लास स्लैब के अंदर। ठीक है, यहाँ पे समझना है लाइट पहले जनरल तरीके से समझिए। जब लाइट रे एक पैरेलल ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट करता है तो क्या होता है, रिफ्रैक्ट करेगा। पहले एयर ग्लास में क्या होगा, उसका रिफ्रैक्शन होगा। ठीक, उसके बाद फिर वो बाहर भी आएगा तो ग्लास एयर में रिफ्रैक्शन होगा, यानी यहाँ पे दो बार रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, एयर ग्लास में रिफ्रैक्शन हुआ, ग्लास और एयर में रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, पैरेलल ग्लास स्लैब दो बार रिफ्रैक्शन हुआ। तो ग्लास स्लैब में याद रखना, लाइट वे जब पास करता है तो क्या होता है, वो पैरेलली शिफ्ट हो जाता है। क्या होता है, वो शिफ्ट हो जाता है। जब अगर ग्लास स्लैब नहीं आता तो लाइट वे किस तरह से, देखिए इंसिडेंट किया ये तो ये किस तरह से सीधा चला जाता है, इस तरह से कुछ इस तरह से। ये लाइट वे क्या होता है, बिना शिफ्ट हुए क्या हुआ, सीधा चला जाता। लेकिन ग्लास स्लैब है तो क्या हो गया, लाइट है इसकी लाइट वे ग्लास स्लैब ग्लास के अंदर गया तो क्या हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ। मीडियम चेंज हो रहा है मतलब रिफ्रैक्शन होगा। फिर ग्लास से में आया तो भी रिफ्रैक्शन हुआ, दो बार रिफ्रैक्शन हुआ। तो क्या होता है, जब एक लाइट वे ग्लास स्लैब से पास होता है तो उसके अंदर लाइट वे डेविएट नहीं करता है। डेविएशन, लाइट वे में डेविएशन नहीं आता है। क्या होता है, वो पैरेलली शिफ्ट हो जाता है। क्या होता है, वो पैरेलली शिफ्ट हो जाता है। समझिए यहाँ पे ये लाइट है क्या हुआ, इंसिडेंट किया। लाइट है क्या हुआ, इंसिडेंट किया, और इंसिडेंट किया यहाँ से और निकला कहाँ से, देखिए यहाँ से बाहर की तरफ आया, इमर्ज किया यहाँ से। ठीक है, इंसिडेंट किया यहाँ से और इमर्ज किया यहाँ से। तो देखिए दोनों क्या है, कुछ इस तरह से। देखिए तो यहाँ से इंसिडेंट किया और यहाँ से क्या हुआ, बाहर आया। इंसिडेंट किया यहाँ से बाहर आया, तो देखिए अंदर में कुछ इस तरह से हुआ होगा, वो बात अलग है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट है क्या हो रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है ना। लाइट है का क्या हुआ, शिफ्टिंग हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जब एक लाइट वे ग्लास स्लैब से पास होता है तो क्या होता है, लाइट वे में लाइट वे जो होता है शिफ्ट हो जाता है, उसके अंदर लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। देखिए शिफ्ट हो गया ना लाइट वे यहाँ से यहाँ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। किसके अंदर, जब लाइट वे ग्लास स्लैब से पास करता है तो उसके अंदर क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। वो क्या होता है, लेटरली शिफ्ट हो जाता है, लाइट वे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इसको। चलिए तो समझते हैं, लाइट वे जो है इंसिडेंट किया है, कुछ एंगल बना के I1 एंगल बना करके इंसिडेंट किया। ठीक है, और R1 एंगल पे क्या हुआ, रिफ्रैक्ट किया। एयर से ग्लास में क्या, R1 एंगल पे रिफ्रैक्ट किया। ठीक, अब ग्लास से एयर में आएगा तो फिर रिफ्रैक्शन होगा। सपोज कीजिए R2 एंगल पे फिर लाइट वे क्या हुआ, इंसिडेंट किया, और I2 एंगल पे बाहर की तरफ क्या हुआ, इमर्ज किया, बाहर की तरफ आया। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद जब लाइट रे बाहर की तरफ आता है उसको हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे। तो ये वाला कौन सा रे, इमर्जेंट रे। ठीक है ना, रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट रे बाहर की तरफ आ रहा है, इसलिए को हम लोग क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे बोलेंगे। तो I2 एंगल पे इमर्ज किया। ठीक, दो बार रिफ्रैक्शन हुआ। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा, साइन I बाई साइन R, मतलब स्नेल से लगाएंगे साइन I1 बाई साइन R1, जो हम लोग देखें लास्ट लेक्चर में। उसको अगर आप लोग नहीं देखें तो इस लेक्चर को कंप्लीट कर लिए फिर इसको समझिए तो क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला ये हो गया। अब फर्स्ट सेकेंड रिफ्रैक्शन, अब क्या हो, पहले तो एयर से ग्लास में लाइट गया, एयर से ग्लास में, अब ग्लास से एयर में आएगा तो फर्स्ट सेकेंड रिफ्रैक्शन यहाँ पे करेंगे। फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो किस तरह से लिखेंगे इसको, अब इंसिडेंट वे कौन है, अब यहाँ पे इंसिडेंट वे क्या है, अब यहाँ पे इंसिडेंट वे क्या है, I2 है, और रिफ्रैक्टेड वे क्या है, I2 है। R2 इंसिडेंट वे, I2 रिफ्रैक्टेड वे। ठीक है ना, तो लिखेंगे कैसे इसको, साइन R2 बाई साइन I2, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्रैक्टेड की तरह काम कर रहा है। अब क्या हम लिख सकते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर
with respect to refractive index of glass with respect to air is equal to 1 by refractive index of air with respect to glass। इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ देखिए समझाते हैं इसको। सपोज कीजिए एक लाइट वे है जो मीडियम ए से मीडियम बी में जा रहा है, ए से बी मीडियम में जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लाइट स्पीड ऑफ लाइट के नज़रिए से अगर देखें तो किस तरह से इसको लिखेंगे। अगर हम तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ए के रिस्पेक्ट में, इस तरह से हम लोग लिखेंगे इसको। चलिए अब यहाँ पे अगर हम इसको एब्सोल्यूट इफेक्टिव इंडेक्स में अगर हम बात करें तो एब्सोल्यूट इफेक्टिव इंडेक्स में हम लोग क्या पढ़े थे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर हम लोग बात करें तो एक मीडियम क्या होता है, एयर या वैक्यूम में से कोई एक मीडियम होगा फिक्स। ये बात हम लोग को याद रखना है। एब्सोल्यूट इफेक्टिव इंडेक्स में यही बात पढ़े थे हम लोग कि एक मीडियम फिक्स होगा, एयर होगा या तो वैक्यूम होगा। लाइट या तो एयर या वैक्यूम से आ रहा होगा, ये फिक्स है, ठीक है। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और हम सपोज कि यहाँ पे मान लेते हैं सी जो है ना वो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट एयर में या वैक्यूम में, ठीक है। इसको मान लेते हैं वो सी है, ठीक है। तो क्या हम इसको इस तरह से अगर लिखते हैं, देखिए तो क्या चेंज आएगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा लिखने में। अगर हम लिखते हैं इसको हम लिखते हैं सी बाई वी बी डिवाइडेड बाई सी बाई वी ए। मतलब पढ़िए अच्छे से, इसको पढ़ने का तरीका आना चाहिए बस। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी। तो ये किसका इफेक्टिव इंडेक्स हो गया, सी बाई वी बी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी। तो ये क्या आ गया, एब्सोल्यूट इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, किसके रिस्पेक्ट में, एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अगर आप लास्ट लेक्चर देखें तो क्लियर समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक। और उसी तरह से सी बाई वी ए, क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। सी का मतलब वो है बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए। इसका मतलब क्या है, एब्सोल्यूट इफेक्टिव इंडेक्स है किसका, मीडियम ए का, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, ठीक। अब यहाँ पे जो हम इस तरह से लिख दिए हैं, क्या इसमें कोई चेंजेस आएगा, देखिए सी बाई वी बी, एक बार हम दिखा देते हैं, सी बाई वी बी डिवाइडेड बाई सी बाई वी। अगर इसको हम करेंगे तो क्या देखिए यही वाला टर्म आएगा घूम फिर के। देखिए अब हम इसको लिख देते हैं सी बाई वी बी इंटू वी ए बाई सी। देखिए ए सी कट गया, फिर वी ए बाई वी बी आया। तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, वी ए बाई वी बी को इस तरह से लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक। तो इस तरह से हम लोग लिख दिए। चलिए तो क्या अब हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से। अब ये क्या आ गया, तो हम लोग देखें अब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी। ये किसका इफेक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट इफेक्टिव इंडेक्स है मीडियम बी का, यानी म्यू बी लिखेंगे। और ये किसका है, सी बाई वी है, तो ये एब्सोल्यूट इफेक्टिव इंडेक्स है मीडियम ए का, म्यू ए से नोट कर दिए। तो यहाँ से हमको क्या बात पता चला, तो हम लिख सकते हैं इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी बाय एब्सोल्यूट इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए। इस तरह से हम तो क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अच्छा अब थोड़ा और अच्छे से देखिए, अब हम क्या कहते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, मतलब इसको लिखते हैं 1 बाई म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी। क्या हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, नहीं समझ में आया, चलिए देखिए एक बार दिखा देते हैं फिर से हम। क्या हम इसको लिखेंगे 1, इसको इस तरह से अगर लिखें 1 डिवाइडेड बाई म्यू ए बाई म्यू बी, ठीक है। अगर फिर इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये म्यू बी ऊपर जाएगा, म्यू ए नीचे आएगा। तो देखिए तो कोई चेंज आया, म्यू बी बाई म्यू ए, देखिए तो सेम आ रहा है यहाँ पे, म्यू बाई बी, म्यू बी बाई म्यू ए। तो इस तरह से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अच्छा अब यहाँ पे एक और बात देखना है, यहाँ तक समझ में आ गया तो एक बार और देखिए, तो अच्छे से देखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए, क्लियर समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज म्यू बी बाई म्यू ए हो रहा है, अगर इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ एब्सोल्यूट इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी बाय एब्सोल्यूट इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए, इस तरह से अगर हम लिख रहे हैं तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं,
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी। इस तरह से इसको भी तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखिएगा अच्छे से, ये वाला टर्म को, म्यू ए बाई म्यू बी को, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया बात। तो अब हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि हम इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए इज इक्वल टू 1 बाई बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए के रिस्पेक्ट में, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो 1 बाई इन्वर्स कर देंगे खाली, बस 1 बाई कर देंगे, क्लियर है, डिवाइड कर देंगे 1 से, तो क्लियर उल्टा चेंज हो जाएगा। तो उसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, लिख सकते हैं एकदम क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल से एक समझाएं, ठीक। तो अब क्या हम यहाँ पे एकदम उठा के डाल देंगे सब वैल्यू, सब देखिए, म्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या है, साइन I1 बाई साइन R1। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन I1 बाई साइन R1 इज इक्वल टू 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या है, साइन I2 बाई साइन I2। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन I2 बाई साइन I2, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कुछ इस तरह से आएगा, मतलब साइन I1 बाई साइन R1 इज इक्वल टू 1, अगर इसको तोड़ के लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ I2 डिवाइडेड बाई साइन I2। अब जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये ऊपर चला ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब साइन I1 बाई, इधर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, साइन I1 बाई साइन R1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई साइन I2 डिवाइडेड बाई साइन R2, है ना, ऊपर नीचे हो गया, ये ऊपर गया, ये नीचे आ गया, इस तरह से कर दिया। अच्छा, अब आगे क्या होगा, देखिए यहाँ पे साइन I1 बाई साइन R1 इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन I2 बाई साइन R2। तो अब देखिए जो दो फेस है, द टू फेसेस ऑफ द ग्लास स्लैब PQ एंड RS आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ये जो दो सरफेस है PQ, ये वाला कर्सर को देखिएगा PQ, और SR या RS हम बोलें, ये दोनों क्या है, ये दोनों सरफेस क्या है, कुछ इस तरह से, यानी पैरेलल है एक दूसरे से। तो PQ और RS क्या है, पैरेलल है टू ईच अदर। तो यहाँ पे देखेंगे दो नॉर्मल जो है इन सरफेस के ऊपर, यानी ये एक नॉर्मल और यहाँ पर जो ये एक नॉर्मल है, ये दोनों भी क्या है, पैरेलल है एक तरह से देखा जाए तो। RON, ये नॉर्मल RON, और यहाँ पे R', CN', है ना, ये दोनों भी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा एंगल बना है NOC, यानी ये R1 वाला एंगल NOC, ये वाला एंगल R1 जो एंगल है वो क्या होगा, R', CO, मतलब इस R1 R2 से बराबर होगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग पढ़े थे क्या, जब दो पैरेलल लाइन्स है, ठीक है, उस पर एक लाइन क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, कुछ इस तरह से एक लाइन इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल बोलते थे, ठीक है। तो देखिए कुछ इसी तरह से ये वाला एंगल, देखिए ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे पैरेलल है, RON, R', CN', ये दोनों भी क्या है, पैरेलल है। तो ये R1 ये R2 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या, ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है जो एक दूसरे से बराबर है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज डैट, क्या बोल सकते हैं हम लोग, R1 R2 के बराबर है, तो यहाँ पे साइन R1 साइन R2 के बराबर होगा, लिख सकते हैं साइन ऑफ R1 इज इक्वल टू साइन ऑफ R2। और यहाँ पे से हम देखें तो क्या बोल सकते हैं, R1 जो हो गया मेरा वो क्या हो गया, R2 के बराबर हो गया, ठीक। और यहाँ पे लिख सकते हैं हम दिस इम्प्लाइज डेट, इस तरह से लिखेंगे कि एंगल, मेरा जो एंगल है, एंगल भी लिख देते हैं, एंगल क्या, एंगल का नाम देंगे NOC, है ना, बीच वाला एंगल O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये R1 को, है ना। तो NOC इज इक्वल टू एंगल NOC, जो एंगल है वो किसके बराबर है, उसको लिख सकते हैं R', CO, ये दोनों एंगल से बराबर है, ठीक है। तो और यहाँ पे हम लिख सकते हैं दूसरा कि NOC कितना है, R1 है, और ये क्या है, R', CO, R2 है। तो साइन R1 साइन R2 के बराबर हो गया, यहाँ से इस इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है।
और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि R1 R2 के बराबर हो गया। ठीक, अब और देखिए यहाँ पे क्या वन, अब यहाँ से हमको पता चल गया कि साइन R1 साइन R2 के बराबर है ना। और यहाँ पे लिख देते हैं ये दोनों क्या है, क्यों इक्वल है, तो ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल, जिसे क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक, हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन R1 साइन R2 के बराबर है, तो इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से क्या हम लिख सकते हैं, साइन I1 बाई साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 बाई साइन R2, ये हमको दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे साइन I1 साइन R1 जो है साइन R2 के बराबर है, तो हम साइन R1 की जगह पे हम साइन R2 लिख देते हैं। और यहाँ पे भी क्या आ गया, साइन I2 जो है वो साइन R2 के बराबर हो गया। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया, सेम है तो कट गया, तो क्या यहाँ पे पता चला हमको, यहाँ से पता चला कि साइन I1 जो है, साइन I1 वो साइन I2 के बराबर है। और यहाँ से ये हो गया कि I1 जो हो गया वो I2 के इक्वल है। मतलब जितने एंगल पे लाइट इंसिडेंट कर रहा है I1, उतने ही एंगल पे क्या करेगा, इतने एंगल पे लाइट इंसिडेंट कर रहा है I1, उतने ही एंगल पे बाहर क्या करेगा, इमर्ज भी करेगा। मतलब I1 I2 के बराबर है। तो हमको ये बात यहाँ से ये पता चला कि AO जो है, AO वो क्या है, CD से पैरेलल है। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि दिस इम्प्लाइज दैट AO इज पैरेलल टू CD। मतलब लाइट जितने एंगल पे इंसिडेंट करता है एक पैरेलल ग्लास स्लैब पे, उतने ही एंगल पे बाहर इमर्ज करता है। ठीक है, तो इंसिडेंट किया और बाहर जो आया CD रे, इसको बोलते हैं इमर्जेंट वे। तो जितने एंगल पे लाइट एक ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट करता है, उतने ही एंगल पे क्या करता है, बाहर पे इमर्ज करता है। लेकिन उसके अंदर होता क्या, ग्लास स्लैब से पास करने पे लाइट पे क्या होता है, सिर्फ लेटरली शिफ्ट हो जाता है, उसके अंदर शिफ्टिंग आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। देखिए अगर यहाँ पे ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये AO जो रे है मेरा, वो क्या होता है, वो कुछ इस तरह सीधा चला जाता है, इस तरह से देखिए। ठीक है, ग्लास स्लैब होने की वजह से क्या हुआ, उसके अंदर एयर ग्लास के अंदर रिफ्रैक्शन हुआ, फिर ग्लास एयर में रिफ्रैक्शन हुआ, तो इसकी वजह से क्या हुआ, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया। मतलब लाइट है क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। जो लाइट है जो शिफ्ट हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो जब एक लाइट है ग्लास स्लैब से पास होता है तो क्या होता है, उसके अंदर लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, मतलब शिफ्टिंग हो जाता है। देखो है ना, यानी ग्लास स्लैब में लाइट अगर यहाँ से इंसिडेंट किया है, ठीक है, तो यहाँ से इमर्ज किया, लेकिन देखिए दोनों क्या एक दूसरे से पैरेलल है। ठीक है, याद रखना इस बात को। अब देखिए अब यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे समझिए कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डेफिनेशन इस तरह से लिखना है, एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो क्या लिखना है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट वे एंड द इमर्जेंट वे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम डायग्राम बना देते हैं फिर से। तो ये मेरा ग्लास स्लैब, लाइट वे कुछ इस तरह से इंसिडेंट किया। ठीक है, तो ये देखिए ये कुछ लाइट है यहाँ से इंसिडेंट किया, रिफ्रैक्शन हुआ, फिर बाहर में रिफ्रैक्ट किया, इमर्ज किया। ठीक है, दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी इंसिडेंट वे, देखिए जब ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये कुछ इस रास्ते पर चला जाता सीधा, कैसे देखिए अच्छे से। ठीक है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसके बीच, बिटवीन इंसिडेंट वे एंड द इमर्जेंट वे। मतलब ये वाला इंसिडेंट वे और ये वाला इमर्जेंट वे, इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जब रे क्या होता है ग्लास स्लैब पे ऑब्लिकली इंसिडेंट करता है, ये ऑब्लिकली मतलब इस तरह से, ऑब्लिकली इंसिडेंट, ऑब्लिक मतलब इस तरह से इंसिडेंट करेगा, ऑब्लिकली इंसिडेंट करता है ऑन द पैरेलल साइडेड ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। देखिए पैरेलल साइड है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रेक्टेंगल शेप का। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, जब एक लाइट वे ऑब्लिकली गिरता है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पे, जब एक लाइट वे क्या होता है रेक्टेंगुलरली ग्लास स्लैब पे, मतलब रेक्टेंगुलर पैरेलल ग्लास स्लैब पे ऑब्लिकली इंसिडेंट करता है, तब जो इंसिडेंट वे और इमर्जेंट वे के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट वे एंड द इमर्जेंट वे व्हेन द लाइट वे पास थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, देन इट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है क्या, इंसिडेंट वे और इमर्जेंट वे का, जब एक लाइट वे पैरेलल ग्लास स्लैब से पास करता है, पैरेलल रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से पास करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। उसके बीच इंसिडेंट वे और जो मेरा इंसिडेंट और इमर्जेंट वे के बीच का डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया बात, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आगे समझते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है रे ऑफ लाइट का, वो ड्यू टू ग्लास स्लैब, वो डिपेंड करता है ग्लास स्लैब कितना थिक है, थिकनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा ग्लास थिक होगा तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा रे के अंदर। ठीक है, दूसरा कितने एंगल पे लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा।
तीसरा मतलब लाइट को कितने एंगल पे इंसिडेंट कराए, मतलब 10 डिग्री पे या 60 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, जितना एंगल कितने एंगल पे इंसिडेंट करा है उसके ऊपर लेटर डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तीसरा आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, मतलब ये ग्लास स्लैब किस चीज़ से बना हुआ है, जिस चीज़ से बना हुआ है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या होगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, ग्लास स्लैब, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। ठीक है, तो ग्लास जिस मटेरियल से वो ग्लास स्लैब वो स्लैब बना हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या, लेटर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जिस मटेरियल से उसके रिफ्रैक्टिव मतलब लेटर डिस्प्लेसमेंट जो होता है किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जिस मटेरियल से वो ग्लास स्लैब बना हुआ है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करेगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तीसरा बात यह। चौथा बात जो होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसकी चीज़ पे, मतलब वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब लाइट जो इंसिडेंट कर रहे हैं उसका वेवलेंथ कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट लाइट लिख देता है, जो लाइट हम इंसिडेंट करा रहे हैं उसके ऊपर भी लेटर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा। किस तरह से डिपेंड करेगा, तो लेटर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट। लैम्डा से वेवलेंथ को डिनोट करते हैं। लैम्डा क्या डिनोट कर रहा है, वेवलेंथ, वेवलेंथ। ठीक है, तो अगर एक लाइट रे का वेवलेंथ ज़्यादा हो तो उसके अंदर लेटर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर उसका लेटर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगा। ऐसे कि हम लोग जानते हैं विब ग्योर, सुने होंगे विब ग्योर, मतलब वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका है, रेड का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है ना, इसलिए हम लोग ट्रैफिक सिग्नल के अंदर रेड को यूज़ करते हैं। तो इसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो इस सब लाइट में किसके अंदर लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा नज़र आएगा, वायलेट में या रेड में। तो देखिए जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसके अंदर, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसके अंदर लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कम होता है। तो रेड के अंदर क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे कम होगा क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा है। और विवग्योर में देखिए वायलेट के अंदर देखिए तो वायलेट का क्या होता है, लेटर वेवलेंथ क्या होता है वायलेट का, तो वायलेट का वेवलेंथ क्या है, कम है, तो इसके अंदर लेटर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म क्या होता है, अ पीस ऑफ ग्लास और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, है ना। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस जिससे लाइट क्लियरली पूरा क्या होता है, पास कर जाता है, पूरा लाइट क्लियरली क्या होगा, पास कर जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है ना, तो एक प्रिज्म क्या, एक पीस ऑफ ग्लास है और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जिसके पास टू ट्रायंगुलर हैविंग टू ट्रायंगुलर एंड 3 रेक्टेंगुलर सरफेस, 2 ट्रायंगुलर सरफेस होता है और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होता है, उसको हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। देखिए अब अच्छे से इस डायग्राम में 2 ट्रायंगुलर सरफेस, देखिए ये वाला कैसे देखिएगा, ये वाला एक ये ट्रायंगल सरफेस हो गया, दूसरा ये वाला ये एक ट्रायंगल सरफेस हो गया, तो 2 ट्रायंगुलर सरफेस हो गया और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होगा। तो देखिए अच्छे से कैसे देखिएगा, 3 रेक्टेंगुलर, ये वाला एक ये रेक्टेंगुलर सरफेस, ठीक, दूसरा ये वाला अपोजिट साइड वाला ये वाला रेक्टेंगुलर सरफेस, ठीक, और तीसरा ये सरफेस वाला नीचे वाला ये वाला रेक्टेंगुलर सरफेस। ठीक है, तो कितना रेक्टेंगुलर सरफेस, एक इधर का ये वाला, दूसरा ये, तीसरा बॉटम का। ठीक है, तो 3 रेक्टेंगुलर सरफेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो प्रिज्म क्या है, कोई पूछेगा प्रिज्म क्या है, तो एक पीस ऑफ ग्लास है या ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जिसके पास 2 ट्रायंगुलर सरफेस होता है और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग समझ लेते हैं कि रिफ्रैक्टिंग फेज क्या होता है। रिफ्रैक्टिंग फेज जहां पे लाइट आके गिरता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्टिंग फेज। ठीक है, द टू प्लेन फेस इंक्लाइन टू ईच अदर एट सम एंगल बाय विच द प्रिज्म इज बाउंड आर कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग फेसेस। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग फेज क्या है, तो ये वाला एक सरफेस, सपोज हम नाम दे देते हैं ए बी, ये हो गया सी, ये डी, ये ई, ये इसका नाम दे दिए एफ। ठीक, 2 सरफेस एक एंगल बना के कुछ बाउंड है। देखिए तो ये ए बी, ये सरफेस को देखिएगा जो हम नाम लिख रहे हैं, नाम सरफेस का ए बी सी डी, एक इस सरफेस को देखिए ए बी सी डी सरफेस, ए बी सी और डी, ये वाला सरफेस, ये वाला कैसे देखिए, ये वाला सरफेस जो है ए बी सी डी सरफेस, एक ये क्या है रेक्टेंगुलर सरफेस ये, एक इधर वाला बी सी ई एफ, ये वाला एक रेक्टेंगुलर सरफेस। ठीक, ये दोनों कुछ एंगल मिला कर क्या हुआ, खड़ा हुआ है, कुछ एंगल बना करके है ये वाला, ये दोनों रेक्टेंगुलर सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट आया क्या होगा, इंसिडेंट करेगा इन्हीं दोनों सरफेस पे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग फेज, जहाँ लाइट आके गिर रहा है। ठीक है,
ये कुछ एंगल बना करके जाता है, उसको अभी हम लोग समझेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म, और एंगल ऑफ प्रिज्म इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे आगे में। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कौन सा रिफ्रैक्टिंग फेस है इस प्रिज्म का, डायग्राम के अकॉर्डिंग टू डायग्राम कौन सा रिफ्रैक्टिंग फेस हो गया प्रिज्म का, तो ए बी सी डी ये वाला रिफ्रैक्टिंग फेस है, और दूसरा कौन सा, ये सामने वाला बी ई एफ सी ये वाला, ये दोनों क्या रिफ्रैक्टिंग फेस हो गया किसका, प्रिज्म का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी सी डी, एक ये हो गया रिफ्रैक्टिंग फेस, और दूसरा जहाँ पे लाइट आगे गिर रहा है, बॉटम में थोड़ी ना लाइट आगे गिरेगा, यहाँ यही दो सब, एक या तो इधर वाला में या तो इधर वाला, ये दोनों में आगे गिरेगा। और दूसरा जो हो गया मेरा बी सी ई एफ, ये दोनों क्या है मेरा रिफ्रैक्टिंग फेस है किसका, प्रिज्म का। अब समझते हैं एज ऑफ प्रिज्म क्या होता है। द लाइन अलोंग विच द टू रिफ्रैक्टिंग फेस मीट, है ना। देखिए ये वाला रिफ्रैक्टिंग फेस ए बी सी डी, ये वाला रिफ्रैक्टिंग फेस, तो ऐसे ही देखिएगा अच्छे से, ए बी सी डी ये वाला रिफ्रैक्टिंग फेस, और बी बी सी एफ ई ये वाला रिफ्रैक्टिंग फेस, ये दोनों रिफ्रैक्टिंग फेस एक लाइन से क्या है कनेक्टेड है, ये दोनों देखिए बी सी वाला ये वाला लाइन से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। द लाइन अलोंग विच द टू रिफ्रैक्टिंग फेस मीट, है ना, एक ऐसा लाइन जिसपे दो रिफ्रैक्टिंग फेस मीट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज ऑफ द प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, इसको एज ऑफ प्रिज्म। तो बी सी क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया, दोनों में कॉमन लाइन, तो ये वाला क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं एज। ये क्या है प्रिज्म का एज, एज ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ तक, हम लोग आगे समझते हैं। यहाँ देखिए द एंगल सबटेंडेड बाय टू रेक्टेंगुलर सरफेस, है ना, ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस ये वाला, और दूसरा ये वाला रेक्टेंगुलर सरफेस, है ना। द एंगल सबटेंडेड बाय टू रेक्टेंगुलर सरफेस, ये दो रेक्टेंगुलर सरफेस जो एंगल सबटेंड किया हुआ है किस प्रिज्म में, उसको एट द कहाँ पे, रिफ्रैक्टिंग एज से। देखिए ये वाला रिफ्रैक्टिंग एज है, रिफ्रैक्टिंग एज से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल कहलाएगा ना, ये दोनों रिफ्रैक्टिंग फेस के बीच का जो एंगल है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल, और एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे दो रेक्टेंगुलर सरफेस क्या आता है, मीट रहता है कहाँ पे, रिफ्रैक्टिंग एज से, उसके बीच का जो एंगल होगा, दो रेक्टेंगुलर सरफेस के बीच का जो एंगल होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, और एंगल ऑफ प्रिज्म सिंपली बोलेंगे। ठीक, क्लियर है यहाँ तक, अब आगे समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। ठीक है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट वे एंड इमर्जेंट वे व्हेन अ रे सफर रिफ्रैक्शन थ्रू ऑप्टिकल प्रिज्म, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब जब एक रे रिफ्रैक्शन करता है किससे, प्रिज्म से, तो इंसिडेंट वे और इमर्जेंट वे, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, इंसिडेंट वे और इमर्जेंट वे के बीच का जो एंगल होता है, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, इंसिडेंट वे और इमर्जेंट वे के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कितना ये डेविएट किया प्रिज्म के अंदर, जब जब एक रे प्रिज्म से पास किया तो कितना डेविएट किया। ठीक है, तो इंसिडेंट वे और इमर्जेंट वे के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। रे रिफ्रैक्शन करने के बाद जो बाहर की तरफ आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमर्जेंट वे बोलते हैं। ठीक है, तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट वे और इमर्जेंट वे, इंसिडेंट और इमर्जेंट वे के बीच का जो एंगल होता है जब एक रे रिफ्रैक्शन करता है ऑप्टिकल प्रिज्म से, तो उसके बीच का जो एंगल होता है इंसिडेंट और इमर्जेंट वे के बीच का, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, एंगल बिटवीन इमर्जेंट वे एंड द नॉर्मल, इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस, है ना। इमर्जेंट वे ये वाला हो गया मेरा इमर्जेंट वे, और इमर्जेंट वे और नॉर्मल, ये वाला क्या हो गया, नॉर्मल, ये वाला वे क्या हो गया, नॉर्मल। इमर्जेंट वे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है ये I2 जो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। याद रखना है क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा, इमर्जेंट वे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए अब हम लोग समझते हैं इमरजेंस, GNC, इमरजेंस। ठीक है, अब हम लोग डिराइव करते हैं कितना ये जो रे डेविएट किया ना, डेल्टा कितना डेविएट किया, फॉर्मूला क्या होगा इसका, जो डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस है, ये बहुत फेमस डेरिवेशन है, पूछता है प्रिज्म के लिए कितना रे डेविएट करता है जब रे प्रिज्म से पास करता है। चलिए तो इसको हम लोग डिराइव करते हैं प्रिज्म के लिए। चलिए तो अब हम लोग समझते हैं लाइट रे प्रिज्म से कितना रिफ्रैक्ट किया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म से जब एक लाइट रे रिफ्रैक्ट करता है, ठीक है, किस तरह से करता है, और इसमें कितना लाइट डेविएट करता है उसका हम लोग डिराइव करते हैं। ठीक, चलिए तो ये जो हम लिए हैं ये प्रिज्म का क्या लिए, प्रिंसिपल सेक्शन लिए हैं, क्या लिए, ये वाला जो है मेरा प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म है। ठीक है ना, यानी प्रिज्म का एक सेक्शन काट लिया हम लोग परपेंडिकुलर, यानी प्रिज्म जो था मेरा उसका परपेंडिकुलर एक प्लेन से कट करके इसका पेपर में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, 2D फिगर है। ठीक है, वो जो हम लोग देखे थे 3D था, जो ये वाला जो फिगर है 3D फिगर, इसको हम लोग 2D में देख के डिराइव करते हैं। ठीक है, पेपर में सिर्फ और सिर्फ इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है,
ये एक सरफेस हो गया, इसको इंडिकेट कर रहा है, ये वाला सरफेस इस वाले सरफेस को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, सिर्फ एक सेक्शन ले लिए ये। ठीक है, चलिए। फॉर सरफेस ए बी, जब लाइट रे ए बी सरफेस से पास करेगा तो कितना रिफ्रैक्ट करेगा। ठीक है, फॉर रिफ्रैक्शन यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, फॉर रिफ्रैक्शन, फॉर रिफ्रैक्शन ऑन द सरफेस, फॉर रिफ्रैक्शन ऑन द सरफेस ए बी, ए बी सरफेस से जब लाइट रे रिफ्रैक्ट करेगा तब क्या होगा। फॉर रिफ्रैक्शन ऑन द सरफेस ए बी, जब लाइट रे ए बी सरफेस से रिफ्रैक्ट करेगा तो। ठीक है, तो पहले जो जो डेटा लिखा हुआ उसको हमने लिख लेते हैं। I1 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है किसका, ए बी सरफेस पे जब लाइट रे इंसिडेंट करेगा तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, I1 क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कौन से सरफेस के लिए, ए बी सरफेस के लिए, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन है ना। ये R1 जो है रिफ्रैक्शन है, R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस किस सरफेस के लिए, ये वाले ए बी सरफेस के लिए, ये वाला ए बी सरफेस के लिए। अच्छा, तो लाइट डिविएट कैसे किया होगा, पहले देखिए यहाँ पे आप समझना है सिंपल तरीके से। सपोज कि ये वाला एयर है और ये वाला ग्लास एयर है ना, प्रिज्म में एयर से ग्लास में जा रहा है। ठीक है, जब लाइट वे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, यानी डेंसर मीडियम कौन है, ग्लास है। जब लाइट वे रेयर मीडियम से, एयर क्या है मेरा, रेयर मीडियम है, हल्का मीडियम है, रेयर मीडियम, और ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम। जब लाइट वे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है तो क्या होता है, जो रे होता है इंसिडेंट वे, वो क्या होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है। ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है। देखिए तो नॉर्मल की तरफ बेंड किया है ये। तो डेविएट कितना किया है, तो ये वाला हम लोग देखे थे ना लास्ट के साथ, डेविएशन भी देखे थे, कितना डेविएट करेगा, डेल्टा डी। डेविएट किया होगा, देखिए डेल्टा 1 है ना, तो क्या होगा डेल्टा 1, डेल्टा 1 इज कितना डेविएट किया होगा, तो I1 माइनस R1, इतना डेविएट किया होगा। ठीक है, ए बी सरफेस के रिफ्लेक्शन के लिए। अब नेक्स्ट के लिए देखते हैं, फॉर रिफ्लेक्शन ऑन द सरफेस ए और सी, ए सी यानी इस पे जब रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या होगा, फॉर रिफ्रैक्शन, फॉर रिफ्रैक्शन ऑन द सरफेस AC, AC सरफेस पे जब रिफ्रैक्ट करेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, I2 क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके लिए हो जाएगा I2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, है ना। लाइट अब कहाँ से कहाँ जा रहा है, ग्लास से एयर में जा रहा है। अब देखिए, अब लाइट है कहाँ, ग्लास से एयर में जा रहा है लाइट में। ठीक है, तो और I2 क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंट भी बोल सकते हैं, बाहर की तरफ से आ रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमर्जेंट भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंट भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो लाइट, अच्छा अब समझना है यहाँ से, जब लाइट डेंसर मीडियम से वेयर मीडियम में आएगा, सपोज कीजिए ग्लास है, ग्लास से एयर में आ रहा है, डेंसर मीडियम से लेयर मीडियम में जब लाइट वे आता है तो क्या होगा, लाइट क्या होगा, बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, है ना, नॉर्मल से दूर भागेगा, नॉर्मल से दूर की तरफ भागेगा। ठीक है, बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा 2 क्या होगा, I2 बड़ा है ना मेरा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि वो ग्लास से एयर में जा रहा है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाता है, डेंसर मीडियम में जब लाइट वे जाता है, वेयर मीडियम से, डेंसर मीडियम से जब वेयर मीडियम में जाता है तो लाइट क्या होता है, नॉर्मल से दूर भागता है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस केस में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन है यहाँ पे मेरा, I2 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, I2 है, तो I2 माइनस R2। ठीक, अब टोटल डेविएशन कितना किया होगा, तो देखिए इंसिडेंट वे को क्या कर लिया हम लोग, पीछे की तरफ खींच लिए यहाँ पे इस तरह से। ठीक, और I2 इमरजेंट वे जो है इसको पीछे की तरफ खींच लिए यहाँ पे, और यहाँ पे ये मीट किया, ये कितना होगा, इतना लाइट है क्या हो गया, डेविएट क्या गया होगा जब वो प्रिज्म से पास किया होगा, उसका नाम दे दिया कितना, डेल्टा जो होगा, लाइट डेविएट किया होगा जब वो प्रिज्म से पास किया होगा तो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, टोटल डेविएशन जो होगा, टोटल डेविएशन जो होगा, अब आप लोग बचपन में पढ़ेंगे, इन दोनों एंगल का सम है ना, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, दोनों डेविएशन को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा डेल्टा। ठीक है, तो कितना होगा, टोटल डेविएशन कितना होगा, टोटल डेविएशन होगा डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस
डेल्टा टू, दोनों का सम। अच्छा अब देखिए डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन का वैल्यू कितना था, आई वन माइनस आर वन, ये वाला था आई वन, यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू आई वन माइनस आर वन। डेल्टा टू का वैल्यू आई टू माइनस आर टू। ठीक, अब इसको एंड करके अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू टोटल डेविएशन इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस ऑफ आर वन माइनस ऑफ आर टू। उसके बाद डेल्टा इज इक्वल टोटल डेविएशन इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो लिख सकते हैं आर वन प्लस आर टू। ठीक, अब जो अब सही है समझना है, यहाँ आ गया आर वन प्लस आर टू, माइनस कॉमन लेनी है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब समझना है, इस पैरेललोग्राम को अच्छे से देखिएगा, इस पैरेललोग्राम को ए पी एन क्यू, ए पी एन क्यू, इस पैरेललोग्राम को अच्छे से देखिएगा, ए पी एन क्यू, इस पैरेललोग्राम को। ठीक है, ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे इन पैरेललोग्राम बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेटर बोलना चाहिए, कोऑर्डिनेटर है ये। ठीक है, इन कोऑर्डिनेटर, चार साइड से जो बनता है उसको हम लोग कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, पैरेललोग्राम वो नहीं लग रहा। ठीक है, तो इन कोऑर्डिनेटर यहाँ पे लिखते हैं इन कोऑर्डिनेटर, इन कोऑर्डिनेटर नाम दे देंगे यहाँ पे ए पी एन क्यू, ए पी एन क्यू, ए पी एन क्यू कोऑर्डिनेटर में। सही है समझना है, यहाँ पे एंगल, एंगल ए प्लस यानी चारों एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री होगा, है ना। एंगल ए प्लस देखिएगा यहाँ पे ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना करके होगा, ये वाला एंगल पी, एंगल पी कितना होगा टोटल, ये वाला टोटल एंगल ये कितना होगा, देखिए यहाँ पर टोटल एंगल कितना होगा, टोटल कितना है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ना क्योंकि ये सर्फेस पे कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री, टोटल 90 डिग्री है। देखिए 90 डिग्री है ना, इस सर्फेस पे कितना एंगल बनाएगा जब ये लाइट है, ये देखिए ये वाला 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री, है ना। तो 90 एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस देखिए ये वाला भी नॉर्मल इस सरफेस पे कितना एंगल बना करके होगा 90 डिग्री, है ना। तो ये 90 डिग्री ए पी एन, ये वाला क्या होगा एंगल, इस एंगल का वैल्यू पता है नहीं पता है, तो इसको क्या लिखेंगे पी एन क्यू, एंगल पी, अब भी जिसका एंगल उसको बीच में लिखते हैं तो एंगल पी एन क्यू लिखेंगे, एंगल पी एन क्यू इस तरह से। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल पी एन क्यू प्लस कितना एंगल होगा ये वाला 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री और टोटल एंगल कितना होता है 360, तो 360 डिग्री लिख दिए यहाँ तक। अब तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल पी एन क्यू प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी 90 प्लस 90 कितना हो गया 180। अब एंगल ए प्लस एंगल पी एन क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल पी एन क्यू इज इक्वल टू 360 में से 180 गया तो कितना बचा, इस 180 को उठा के इधर लेगा तो बच गया 180। ठीक है, ये बच गया, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं एंगल पी एन क्यू का जो वैल्यू आया वो आया 180 डिग्री माइनस एंगल ए, ये आ गया वैल्यू, एंगल पी एन क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए। चलिए, तो ये एक वैल्यू यहाँ से आया। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं इन ट्रायंगल, यहाँ पे देखिएगा अच्छे से, इन ट्रायंगल पी एन क्यू, इस वाले ट्रायंगल में देखना है, ये वाला ट्रायंगल ये देखिए पी एन क्यू, ये वाला ट्रायंगल में इस तरह से बोलना चाहिए हमको पी एन क्यू या पी एन क्यू, इस ट्रायंगल में देखिए पी एन क्यू में क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं, अब जानते हैं ट्रायंगल का तीनों एंगल यानी R1 प्लस R2 प्लस ये एंगल, ये तीनों एंगल मिलाकर कितना होगा 180 डिग्री होगा, है ना। सम ऑफ ट्रायंगल, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है ट्रायंगल के लिए। तो हम लिख देते हैं इन ट्रायंगल पी एन क्यू, यहाँ से एक और बात पता चलेगा इन ट्रायंगल पी एन क्यू ट्रायंगल में
R1 प्लस एंगल पी एन क्यू प्लस R2 इज इक्वल 180 डिग्री है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल R1 प्लस R1 प्लस R2 प्लस पहले लिख देंगे यहाँ पे ठीक है R2 लिख देते हैं कि ये भी एंगल हो गया R2 प्लस एक और एंगल कितना है ये वाला पी एन क्यू, ये वाला एंगल पी एन क्यू, तो प्लस एंगल पी एन क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे क्या हम फिर से लिख सकते हैं एंगल पी एन क्यू का जो वैल्यू आया वो क्या आया 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस R1 माइनस एंगल R2, एंगल R1 माइनस एंगल R2। ठीक है, तो एंगल पी एन क्यू का वैल्यू क्या आ गया 180 डिग्री माइनस ऑफ एंगल R1 को सिर्फ R1 लिखते हैं प्लस R2, ये तो एक तरह का एंगल ही है, सिर्फ R1 प्लस R2। ये वाला सपोज ये वाला इक्वेशन नंबर 2 है, ये वाला इक्वेशन नंबर क्या है 1 है। अब हम क्या फॉर्म 1 एंड 2 लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं पी एन क्यू दोनों सेम है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ R1 प्लस R2। ठीक है, एंगल ये हटा देते हैं इसका साइन क्योंकि ये तो एंगल ही डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखते हैं 180 डिग्री माइनस है एंगल ही ये एक तरह का। ठीक, अच्छा तो 180 को अगर हम उठा के इधर लाएंगे तो क्या होगा 180 माइनस ए माइनस 180 इज इक्वल टू, इस 180 को उठा के इधर लेके आए तो माइनस ऑफ R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा ये माइनस 180 प्लस 180 ये दोनों कट गया तो क्या आया माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ R1 प्लस R2। ये माइनस ये भी दोनों कट गया तो क्या हो गया ए इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब इसको अच्छा तो R1 प्लस R2 का वैल्यू क्या आ गया ए, जो क्या है यहाँ पे ए क्या है तो एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये क्या है ए यानी ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे ए, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे मतलब डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 और R1 प्लस R2 का वैल्यू क्या आया ए आया, तो यहाँ पे आ जाएगा I1 प्लस I2 माइनस ऑफ ए, तो ये वाला आ गया मेरा टोटल डिवीजन का फॉर्मूला। इस तरह से आप डिराइव कीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गया ए क्या है, यहाँ पे लिख देना मेंशन भी कर देना है ए क्या है यहाँ पे ए का मतलब मेंशन कर देना है यहाँ पे ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का क्या है एंगल है, ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म। और थोड़ा यहाँ पे लिख लीजिएगा ए बी क्या है, ए बी एंड ए सी क्या है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये सब लिख के ड्राइव कीजिएगा ए बी एंड ए सी आर रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म, सरफेस ऑफ प्रिज्म। इस तरह से कैसे लिखेगा वो हम बता रहे हैं, ए बी ए सी आर रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म लिखिएगा। बी सी क्या है बेस ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का बेस है ये वाला बी सी बेस ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो ए बी ए सी आर रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म, बी सी बेस ऑफ प्रिज्म, ए एंगल ऑफ प्रिज्म। उसके बाद लिखिएगा फॉर रिफ्रैक्शन ऑन द सरफेस ए बी I1 इज इक्वल टू एंगल, उसके बाद इस तरह से लिखिएगा। ठीक है, इस ए को पहले वहां लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पे डिराइव करते हुए चलिएगा इस तरह से पूरा डेरिवेशन करना है, यहाँ तक लाके छोड़ देना। क्लियर हो गया बात यहाँ तक किस तरह से डिराइव करना है, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं किस तरह क्वेश्चन देता है। तो जब लाइट वे प्रिज्म से पास करता है तो कितना डेविएट करता है, तो टोटल डेविएशन जो होता है वो एंगल ऑफ I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंट माइनस ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, इतना डेविएट करता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन दिया हुआ है द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी जो प्रिंसिपल सेक्शन किया गया है प्रिज्म का 2D डायग्राम जो है वो क्या है, एक प्रिज्म कैसा है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अब यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर आप लोग बच्चों ने पढ़े तो याद होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री का होता है। तो इसका एंगल ए कितना हो गया ए बी सी नाम देते हैं इस प्रिज्म का ए बी सी। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे याद रखना ये माध्यमिक में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये इस बार पूछा यानी 2020 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो 60 डिग्री दिया हुआ एंगल द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल 30 डिग्री, एक लाइट वे है
जो 30 डिग्री पे इस पे गिरता है, 30 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट 30 डिग्री, वन ऑफ द इफेक्टिंग सरफेस इमर्जेस एट द, अच्छा एक सरफेस से गिरा 30 डिग्री पे, इमर्ज कितना एंगल पे किया है, और इमर्ज किया बाहर की तरफ और इमर्ज किया कितना पे 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे इमर्ज किया है, ठीक है। फॉर्म द अदर इफेक्टिंग सरफेस, व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, कितना डेविएट किया, सीधा सीधा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखना है वैल्यू। I1 का वैल्यू कितना, कितना एंगल पे इंसिडेंट किया, 30 डिग्री पे इंसिडेंट किया, इमर्ज कितना पे किया, इमर्ज किया है 45 डिग्री पे, और डेविएट कितना किया है, सॉरी I2 दे 45 डिग्री पे इमर्जेंट किया, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, एज द, अब यहाँ पे कुछ इंग्लिश लिख के लिख देना है, यहाँ पे पहले थोड़ा इंग्लिश लिख देंगे क्या, एज द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एज द प्रिंसिपल section of the prism is an equilateral triangle, hence the angle of prism is 60 डिग्री, प्रिज्म जो होगा का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री, मतलब ए का वैल्यू कितना 60 डिग्री। अब हमको टोटल डेविएशन फाइंड करना, व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन का एंगल कितना होगा, तो हमको फॉर्मूला पता है, अभी हम डिराइव करके आए, डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। तो I1 का वैल्यू पता है ना कितना है 30 डिग्री, यहाँ पे पुट कर देंगे 30 डिग्री, I2 का वैल्यू कितना 45 डिग्री, यहाँ पे पुट कर देंगे, माइनस ए का वैल्यू कितना 60 डिग्री, अब 45 और 30 हो जाएगा मेरा, ये 5 ये 75 डिग्री माइनस ऑफ 60 डिग्री, सॉल्व कर लेंगे, टोटल डेविएशन डेल्टा, और यहाँ पे कितना 75 माइनस 60 कर देंगे तो आ जाएगा मेरा वैल्यू 15 डिग्री, यानी कितना ये डेविएट कितना किया होगा टोटल वे, तो 15 डिग्री डेविएट कर गया होगा जब ये प्रिज्म से पास किया होगा, ये हो गया आंसर, ठीक है। आई होप यहाँ पे पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा, तो ये वाला इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ठीक है। सपोज कि ये एक सरफेस है, ये ग्लास सपोज कीजिए, ठीक है, इस तरह से एक लाइट है, क्या ये वाला ग्लास है, ये एयर, ठीक, तो लाइट है क्या होता है डेंसर मीडियम से वेदर मीडियम में, ठीक है, तो सपोज ये वाला मेरा नॉर्मल है, ठीक है। समझना क्रिटिकल एंगल क्या होता है, एक लाइट वे डेंसर मीडियम में से डेंसर मीडियम में कितने एंगल पे इंसिडेंट करेगा, एक लाइट वे डेंसर मीडियम में कितने एंगल पे इंसिडेंट करता है, जो अपने वेदर मीडियम में आने वाले सरफेस पे, वेदर मीडियम में जब वो आएगा तो अपने नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल बना के गुजर जाएगा, ठीक है। मतलब एक लाइट वे डेंसर मीडियम से कितने एंगल पे आ रहा है, जो वेदर मीडियम में आने पर वो अपने सरफेस को ग्रेस करते हुए निकल जाएगा, मतलब क्या होगा नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। ये देखो इंसिडेंट क्या कितने एंगल पे वो इंसिडेंट करेगा, जो भी एंगल पे इंसिडेंट करेगा, और जब तब वो नॉर्मल के साथ क्या होगा 90 डिग्री एंगल बनाते हुए चला जाएगा, मतलब सरफेस को ग्रेस करते हुए निकल जाएगा, उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। समझिए अच्छे से, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू वेदर मीडियम, जब एक लाइट वे डेंसर मीडियम से वेदर मीडियम में आता है, सपोज कीजिए गिलास से एयर, गिलास डेंसर मीडियम है और एयर क्या है वेदर मीडियम है, तो जब लाइट वे डेंसर से वेदर मीडियम में आता है और इंसिडेंट करता है इतने एंगल पे, इंसिडेंट एंड सच एन एंगल एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, इंसिडेंट करता है उतने एंगल पे, डेंसर मीडियम में उतने एंगल पे इंसिडेंट करेगा कि जब वो रिफ्रैक्ट करेगा वेदर मीडियम में आएगा तो कितना होगा 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। देन दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा कहाँ पे डेंसर मीडियम में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। और दूसरे लैंग्वेज में ये भी समझ सकते हैं कि एक लाइट वे डेंसर मीडियम से वेदर मीडियम में कितने एंगल पे आएगा कि वो अपने सरफेस को ग्रेस करते हुए निकल जाएगा, मतलब क्या ये सरफेस को क्या होगा टच करते हुए निकल जाएगा, ठीक है। एक लाइट वे डेंसर मीडियम से वेदर मीडियम में कितने एंगल पे आएगा, कितने एंगल पे आएगा, जो अपने सरफेस को टच करते हुए निकल जाए, टच करते ग्रेस करते हुए निकल जाए, बोलेंगे अच्छे से तो ग्रेस करते हुए निकल जाए। और जब वो ग्रेस करते हुए निकलेगा तो नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड वे का एंगल कितना बना, क्या एंगल कितना बना, तो देख नजर आ रहा है यहाँ पे कितना आ रहा है 90 डिग्री,
ठीक है, 90 डिग्री पे गुजर रहा है, ठीक है, कितने एंगल पे इंसिडेंट करेगा, इसी का एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। हो सकता है एंगल 30, 40, 50 जितना एंगल पे भी हो, लेकिन वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री यानी सरफेस को टच करते हुए निकलेगा, उस एंगल को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। आई होप को क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो रखते हैं आज लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है। डेरिवेशन जो होता है प्रिज्म का, वो एग्जाम में बहुत पूछता है। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया। चलिए ठीक है, तो रखते हैं यहाँ तक।